नमस्कार दोस्तों, मैं रामवतार शर्मा सुरभि क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक था वर्ण विचार, उसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा कर रहे थे। हमने वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण की परिभाषा, वर्णों की संख्या और उसके जो भेद थे स्वर और व्यंजन, उनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। उसके बाद स्वरों की संख्या, स्वर किसे कहते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात स्वरों का जो वर्गीकरण था उसके बारे में चर्चा चल रही थी। स्वर जो कि 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिसमें एक मात्रा का समय लगे, दीर्घ स्वर जिसमें उससे दुगना अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, प्लुत स्वर जिसमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है या 3 मात्रा का समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। इस प्रकार हमने क्रमबद्ध तरीके से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर तीनों की सामान्य जानकारी प्राप्त की। आइए दोस्तों, आज हम ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं और प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके अतिरिक्त अन्य स्वर भी होते हैं, उन स्वर ध्वनियों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, हम स्वरों के प्रकार पढ़ रहे थे। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर किसे कहते हैं, ये तो हमने वहां पढ़ा था। आज आइए हम ह्रस्व स्वरों की संख्या, दीर्घ स्वरों की संख्या और प्लुत स्वरों की संख्या, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए तो पहला है ह्रस्व स्वर। ये ह्रस्व स्वर जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, मात्रा जो कि उच्चारण में लगने वाले समय की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो ह्रस्व स्वर जिसमें एक मात्रा का क्या लगता है, समय लगता है, इसलिए ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा अर्थात लघु। ह्रस्व स्वर का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ छोटा यानी लघु होता है, इसलिए ह्रस्व स्वरों को लघु स्वर भी कहा जाता है। अगला मूल स्वर। ह्रस्व स्वर में जितने भी स्वर आए हैं उनमें जितने भी जो स्वर है ये माहेश्वरी सूत्रों के अंतर्गत मूल रूप में विद्यमान है, जैसे अ, ई, उ, री और ली, ये मूल स्वर माने गए हैं। मूल स्वर अर्थात जो किन्हीं 2 स्वरों के मेल से नहीं बनते। मूल स्वर जो किन्हीं 2 स्वरों के मेल से नहीं बनते वे मूल स्वर कहलाते हैं। तो अ, ई, उ, री और द्री ये किन्हीं 2 स्वरों के मेल से नहीं बनते, इसलिए इन 5 स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, तो ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर और एक मात्रिक स्वर, ये चारों ही एक ही है, केवल ये इनके अपर नाम है। अर्थात ह्रस्व स्वर का अपर नाम लघु स्वर भी होगा, मूल स्वर भी होगा और एक मात्रिक स्वर भी होगा। लघु स्वर यानी छोटा स्वर होता है, मूल स्वर जो किन्हीं 2 स्वरों के मेल से नहीं बनते इसलिए इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 5 होती है। ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में जो प्रश्न आता है वो इस प्रकार आता है, निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा है। ऑप्शन दे देगा वह अ, ई, उ, ए। अब हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि वह मूल स्वर नहीं है, ह्रस्व स्वर नहीं है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा।
संख्याओं के आधार पर भी पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लिया ह्रस्व स्वरों में वर्णों की संख्या होती है, ऑप्शन दे दिया 4, 3, 5, 1, तो इस प्रकार हमारा उत्तर 5 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ह्रस्व स्वर जिसे लघु स्वर, मूर्ध स्वर, एकमात्रिक स्वर कहते हैं, इनकी संख्या 5 है। कौन कौन से हैं ये भी ध्यान रखना है, अ, ई, उ, ऋ और ले, ये 5 ह्रस्व स्वर माने गए हैं। अगला है दीर्घ स्वर, जिसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ शब्द का शाब्दिक अर्थ बड़ा, यानी ह्रस्व स्वर से क्या है, बड़ा है। परिभाषा के रूप में देखें तो ऐसा स्वर जिसमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा क्या लगता है, दुगना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। इसलिए इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, जिसमें 2 मात्रा का समय लगे, यानी ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगे। तो दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वरों की संख्या पूछे तो इनकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है। कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, री एक ऐसा स्वर है जो हिंदी में नहीं होता, हिंदी में री स्वर नहीं होता। वैसे ही मूल स्वरों में भी जो री स्वर है इसका प्रयोग हिंदी में भी नहीं होता, यानी ह्रस्व स्वर में भी ऐसा स्वर है री जिसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता, और जो दीर्घ स्वर है उसमें भी जो बड़ी री है इसका प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं होता, बाकी संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, बड़ी ई, ए, आई, ओ, औ। एक विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत से ऐसा मानते हैं कि ये छोटा ए, ये बड़ा ए, ऐसा नहीं है। ये ए है और ये आई है, ये ओ है और ये औ है, उच्चारण में अंतर है। जबकि अ, आ, छोटी ई बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, छोटी री और बड़ी री हो सकती है, लेकिन ये छोटा ए और छोटे बड़ा आई नहीं होगा, छोटा ओ और बड़ा औ नहीं होगा। इनके उच्चारण में अंतर है, इसे ए बोला जाएगा, इसे आई, ये ओ और ये औ रहेगा। तो दीर्घ स्वरों की यदि संख्या पूछी जाए तो दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। अगला है प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। हमने वहां पढ़ा था, जब किसी को संबोधित किया जाए अर्थात दूर से पुकारा जाए, बोला जाए, तो उसका जो नाम है उस नाम में जो स्वर स्थित है वह प्लुत बन जाता है। अर्थात किसी को जब हम आह्वान करते हैं, दूर से आवाज देते हैं, पुकारते हैं, तो उस व्यक्ति का जो नाम है उसका जो स्वर है, नाम में स्थित जो स्वर है कोई सा भी स्वर हो सकता है, तो उसकी एक लंबी ध्वनि निकलती है, अर्थात वह स्वर प्लुत स्वर में बदल जाता है। तो जिस स्वर का उच्चारण लंबी ध्वनि के साथ किया जाता है वह स्वर प्लुत स्वर माना जाता है। परिभाषा के अनुसार तो जिस स्वर की अपेक्षा जिसमें तिगुना समय लगता है वह प्लुत स्वर माना जाता है। चलिए दोस्तों, तो प्लुत स्वर इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है, इसलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 8 और 9 मानी गई है। कहीं कहीं विद्वान तो 8 मानते हैं और कोई विद्वान इसे इनकी संख्या 9 मानते हैं। देखिए कौन कौन से प्लुत स्वर है। जो दीर्घ स्वर है जैसे आ, बड़ी, बड़ा ओ, बड़ी री, ए, आई, ओ और औ, इन स्वरों का जब उच्चारण हो और
तिगुनी ध्वनि के साथ, यानी ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लेकर इनका उच्चारण करें तो ये पुरुष स्वर बन जाते हैं। आप सभी इन स्वरों के ऊपर जो ये तीन का जो चिन्ह देख रहे हो, इसका अर्थ होता है इसे 3 बार पुकारा जाए, इस स्वर को इतनी लंबी ध्वनि निकले तो वह पुरुष स्वर माना जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। देखिए, कुछ विद्वान मानते हैं कि लृ जो स्वर है ये भी पुरुष स्वर हो सकता है, लेकिन कुछ विद्वानों का तर्क है कि लृ को पुरुष स्वर नहीं माना जाए, क्योंकि यह ह्रस्व स्वर है, यानी यह अपने मूल रूप में है, इसका दीर्घ नहीं बनाया जा सकता। तो प्राचीन जो संस्कृत के व्याकरणाचार्य हुए हैं उनमें मतभेद है, यानी सभी ने अलग अलग संख्या बताई, किसी ने 8 बताई तो किसी ने 9 का समर्थन किया। तो इस प्रकार जो पुरुष स्वर है इनकी संख्या 8 भी मानी जाती है तो कहीं पर 9 मानी जाती है। इस प्रकार जो स्वर है उनकी संख्या 21 या 22 हो जाती है। हमने पढ़ा था पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या, तो वहां पर हमने लिखा था 21 या 22। ऐसे सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या तो 9 थी, लेकिन पाणिनीय जो शिक्षा थी उसके अनुसार हमने पढ़ा कि स्वरों की संख्या 21 या 22 होती है। तो 21 और 22 यह दो मत होने का प्रयोजन यही है कि कहीं पर लृ को पुरुष स्वर माना जाता है तो कहीं पर लृ को पुरुष स्वर नहीं माना जाता। तो देखिए दोस्तों, 8 ह्रस्व स्वर होते हैं, 5 ह्रस्व स्वर, 8 दीर्घ स्वर और 8 पुरुष स्वर। इस प्रकार इनकी संख्या 21 हो जाती है। यदि 8 के स्थान पर 2 देखें, 8 के स्थान पर 9 देखें तो फिर 22 हो जाएगी। इस प्रकार वहां पर 21 और 22 का मत दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब नीचे एक नोट दिखाई दे रहा है। व्यंजन के उच्चारण में आधी मात्रा का समय लगता है। व्यंजन के उच्चारण में आधी मात्रा का समय लगता है। यही कारण है दोस्तों कि व्यंजन की जो परिभाषा है, सामान्य परिभाषा जिसमें हम पढ़ते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं या व्यंजन ध्वनि कहलाती है। क्यों? क्योंकि व्यंजन के उच्चारण में आधी मात्रा का समय लगता है, जबकि किसी भी वर्ण के उच्चारण के लिए एक मात्रा का समय अनिवार्य है। अब व्यंजन में आधी मात्रा का समय लगता है, अर्थात उसका उच्चारण संभव ही नहीं है, तो फिर उसमें स्वर मिलाया जाता है, और स्वर मिलाने के कारण ही उसका उच्चारण संभव होता है। जैसा कि हमने मायसी सूत्र में पढ़ा था, अकारादिषु अकारः उच्चारणार्थम, अकारादिषु अकारः उच्चारणार्थम, यानी मायश्री सूत्रों में ह से लेकर ल तक, ह से लेकर ह तक, ह से लेकर अंतिम जो हल सूत्र का ह है वहां तक व्यंजनों में जो अ आया है उसका प्रयोजन केवल उच्चारण है, यानी वहां पर जो व्यंजनों में अ मिला हुआ है उसका प्रयोजन केवल व्यंजनों के उच्चारण के लिए है। लेकिन जब उसे कहीं किसी नियम में प्रयोग में लिया जाएगा इस व्यंजन को, तो उसको आधे रूप में ही प्रयोग में लिया जाता है, यानी व्यंजन आधा ही होता है। क्यों? क्योंकि व्यंजन के उच्चारण में आधी मात्रा का समय लगता है। जैसे कि श्लोक आता है, एक मात्रिक भवेत् ह्रस्वम्, एक मात्रिक जो स्वर है उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। द्विमात्रिको दीर्घ उच्यते, जिसमें 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ कहा जाएगा। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेय, 3 मात्रा का जिसमें समय लगता है उसे प्लुत जानना चाहिए।
व्यंजनश्च अर्धमात्रिकम, और व्यंजन में आधी मात्रा का समय लगता है। व्यंजनश्च अर्धमात्रिकम यानी व्यंजन में आधी मात्रा का समय लगता है, वहां पर कहा गया है। तो व्यंजन के उच्चारण में आधी मात्रा का समय लगेगा और किसी भी वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय तो अनिवार्य ही है। इस दृष्टिकोण से उसमें स्वर मिलाया जाता है और बिना स्वर के व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ नोट लगा के लिखाया गया है, व्यंजन के उच्चारण में आधी मात्रा का समय लगता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है किस वर्ण के उच्चारण में आधी मात्रा का समय लगता है, तो हमारा सही उत्तर होगा व्यंजन। चलिए दोस्तों, अन्य जो स्वर है, अन्य ध्वनियां, अन्य स्वर है, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है संयुक्त स्वर, जिसे मौलिक दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त यानी जो जुड़ा हुआ है, संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ है, मतलब जो दो स्वरों के मेल से बना हुआ है, दो स्वरों के मेल से बना हुआ है, संयुक्त स्वर कहलाएगा। इसे कहेंगे सम प्लस युक्त, जो दो स्वरों के मेल से युक्त है, जुड़ा हुआ है, वह संयुक्त स्वर कहलाएगा। मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर से तात्पर्य है ऐसे दीर्घ स्वर जिनका प्रयोग माहेश्वरी सूत्रों में वैसा का वैसा ही हुआ है, वह मूल दीर्घ स्वर कहलाएंगे। यानी अपने मूल रूप में उनका प्रयोग माहेश्वरी सूत्रों में हुआ है तो वह मूल दीर्घ स्वर कहलाएंगे। जैसे ए, ओ, आई, औ, इनका प्रयोग माहेश्वरी सूत्रों में हुआ है। आयुण, रिलिक, ए ओंग, आई ओज, ए ओंग, ए और ओ, आई ओज, आई और अप। तो अपने मूल रूप में ये दीर्घ स्वर माहेश्वरी सूत्रों में आए हैं। देखो, अ प्लस ई बराबर ए बनता है, यानी दो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बने हैं, तो क्या कहलाएंगे? संयुक्त स्वर कहलाएंगे। अ प्लस ए बराबर आई, दो व्यंजनों के भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसलिए संयुक्त स्वर कहेंगे। अ प्लस ओ बराबर ओ, दो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बने हैं, इसलिए संयुक्त स्वर कहेंगे। अ प्लस ओ, दो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बने हैं, इसलिए इस ओ को संयुक्त स्वर कहा जाएगा। तो जो दो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं, जुड़े हुए होते हैं, वह संयुक्त स्वर कहलाते हैं और इनका प्रयोग माहेश्वरी सूत्रों में अपने मूल दीर्घ रूप में हुआ है, इसलिए इन्हें मूल दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। तो संयुक्त स्वरों की संख्या या मूल दीर्घ स्वरों की संख्या यदि पूछी जाए तो आपको ध्यान रखनी है, 4 होती है। मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वरों की संख्या 4। कहीं कहीं पर इनसे संबंधित भी पूछा जाता है कि इस प्रकार अ प्लस ए बराबर क्या बनता है, अ प्लस ओ बराबर क्या बनता है, या औ का विच्छेद कीजिए, इन दो वर्णों के मेल से बना है। आई ए किन दो वर्णों के मेल से बना है, आई किन दो वर्णों के मेल से बना है, इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सामान्य ज्ञान है दोस्तों, तो कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला चलिए सजातीय स्वर। सजातीय जो समान जाति का है, ऐसा स्वर जो समान जाति का है, एक समान जाति का है, वह सजातीय स्वर कहलाता है। जैसे अ का समान जाति का स्वर आ कहलाता है, ई का समान जाति का स्वर बड़ी ई कहलाता है, ओ का समान जाति का स्वर बड़ा ओ और री का समान जाति का स्वर बड़ी री कहलाएंगे। देखिए तो कितने सजातीय स्वर हो गए? 4। आ, बड़ी ई, ओ और बड़ी ई। आगे जो अ, ई, उ और री है, ये तो केवल संबंध बताने के लिए लिखे गए हैं। बाकी सजातीय स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है। आ, बड़ी ई, उ और बड़ी री।
ये चार स्वर क्या कहलाते हैं? सजातीय स्वर कहलाते हैं। किनके सजाते हैं? आ तो आ का है, ई छोटी ई का, बड़ा ओ छोटे ओ का, बड़ी री और बड़ी री छोटी री की सजातीय स्वर माना जाता है। देखिए दोस्तों, वैसे माइस्टर सूत्रों में अ, ई, ओ और री, ये जो चार स्वर है यही इनका ही मूल रूप में प्रयोग हुआ है। आ नहीं आया, बड़ी ई भी नहीं आई, बड़ा ओ भी नहीं आया और बड़ी री का भी प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन एक सूत्र है, मैंने पूर्व में भी बताया था, अस्से चौ, एक सूत्र आता है अस्से चौ। यह सूत्र कहता है कि इन चार सुरों से इनका जो दीर्घ रूप है उसे भी स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या कहा? अस्से चौ, इस सूत्र से इन जो चार मूल स्वर है, मूल स्वरों की संख्या तो 5 है, जी भी है, लेकिन इन चार के बारे में कहा गया कि अ, ई, ओ और री, ये जो चार स्वर है इनका दीर्घ रूप भी स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी अ का दीर्घ रूप आ, ई का दीर्घ रूप बड़ी ई, ओ का दीर्घ रूप बड़ा ओ, जी का दीर्घ रूप बड़ी डी, इन्हें भी स्वीकार कर लेना चाहिए। अर्थात जहां पर अ का कथन हो इसका मतलब आ भी मानना चाहिए, जहां पर ई का कथन हो बड़ी ई मानना चाहिए, जहां ओ का कथन हो बड़ा ओ मानना चाहिए, जहां री का कथन हो बड़ी री भी मान लेनी चाहिए। उदाहरण देखिए दोस्तों, जैसे यण संधि में हम पढ़ते हैं, एक सूत्र आता है इको यणची, सूत्र आता है इको यणची। यह कहता है कि यदि एक प्रत्यार के बाद में कोई असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, तो एक प्रत्यार के स्थान पर यण प्रत्यार हो जाना चाहिए, ऐसा कहा। अब एक प्रत्यार में क्या क्या आता है दोस्तों? ई, ओ, रे और रे। इसके बाद असमान स्वर हो तो ई ए में बदल जाएगा, ओ व में बदल जाएगा, री र में बदल जाएगा और रे ल में बदल दिया जाता है, ये कहा गया। लेकिन ये जो सूत्र है अस्से चौ, यह सूत्र कहता है कि जहां पर इन चार मूल स्वरों का कथन हो, जहां पर इन चार मूल स्वरों का कथन हो तो फिर वहां पर इनका दीर्घ रूप भी स्वीकार कर लेना चाहिए। अर्थात ई का कथन हो रहा है, अर्थात यहाँ पर बड़ी ई भी मानी जाएगी, यहाँ पर बड़ा ओ भी माना जाएगा, यहाँ पर बड़ी री भी मानी जाएगी। आके बारे में यहाँ पर आता ही नहीं है, तो बड़ी ई हो, बड़ा ओ हो, बड़ी री हो और उसके बाद असमान स्वर हो, तभी इनके स्थान पर यण आदेश हो जाएगा। भले इस सूत्र में नहीं कहा गया, सूत्र में तो एक प्रत्यार के बारे में कहा गया है कि एक प्रत्यार के बाद में, अब एक प्रत्यार में तो केवल ई, ओ, री और री आता है, लेकिन यह सूत्र कर रहा है कि इनके स्थान पर इनका जो दीर्घ रूप है उसे भी स्वीकार कर लेना चाहिए। इस कारण से वहां दीर्घ रूप स्वीकार किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो अ है इसका सजाती क्या कहलाएगा? आ, छोटी ई का सजाते बड़ी ई, छोटा ओ का बड़ा ओ और ई का बड़ी ई, ये सजाती स्वर कहलाते हैं। लेकिन सजाती स्वरों की संख्या 4 ही बतानी है। कौन कौन से है? आ, बड़ी ई, बड़ा ओ और बड़ी ई। आगे चलते हैं। संध्यक्षर, संध्यक्षर का अर्थ होता है जो संधि में काम में लिए जाते हैं वे अक्षर, वे वर्ण, या जो मेल से बने हुए हैं, दो स्वरों के भिन्न स्वर हो या समान स्वर हो, उनके मेल से जो अक्षर बने होते हैं या वर्ण बने होते हैं या स्वर बने होते हैं उन्हें संध्यक्षर कहा जाता है। जो दो स्वरों के मेल से
चाहे वो भिन्न स्वर हो चाहे वह समान स्वर हो, उनके मेल से जो बने होते हैं वह संध्यक्षर कहलाते हैं। संध्यक्षरों की संख्या पूछे तो 8 बतानी है, अर्थात संध्यक्षरों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन से संध्यक्षर? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, आई, ओ, औ। आ अ और अ के मेल से बनता है। बड़ी ई और ई के मेल से बनता है। बड़ा ऊ और ऊ के मेल से बनता है। बड़ी री और री के मेल से बनता है। ए, आई, ओ, औ, ये हमने यहाँ देख लिया। अ और ई के मेल से ए, अ और ऊ के मेल से ओ, अ और ए के मेल से आई, अ और ओ के मेल से औ बनता है। तो इस प्रकार ये जो स्वर है ये किन्हीं दो स्वरों के मेल से बनते हैं। ये जो आगे के 4 है ये तो समान स्वरों के मेल से बनते हैं, जबकि ये असमान यानी भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं, पर दो स्वरों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें संध्यक्षर कहा जाता है। ये संधि में भी काम में आते हैं। जैसा कि आपको यदि संधि का पूर्व ज्ञान होगा तो आपको पता होगा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ और बड़ी री ये दीर्घ संधि में प्रयोग में लिए जाते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ओ और बड़ी री। ए और ओ का प्रयोग गुण संधि में होता है। ए और ओ का प्रयोग गुण संधि में होता है, जबकि आई और औ का प्रयोग वृद्धि संधि में किया जाता है। इस प्रकार ये संध्यक्षर कहलाते हैं। सो संध्यक्षरों की संख्या पूछे तो 8 होती है। फिर देखिए दोस्तों, स्वरों के प्रकार पढ़े। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जो ह्रस्व स्वर है इस ह्रस्व स्वर को ही छोटा होने के कारण लघु स्वर भी कहा जाता है। ये अपने मूल रूप में होने के कारण, मैत्री सूत्रों में अपने मूल रूप में होने के कारण इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, और एक मात्रा का समय लगता है इसलिए एक मात्रिक स्वर भी कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 है। दूसरा दीर्घ स्वर, जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है। इनकी संख्या 8 है। तीसरा प्लुत स्वर पढ़ा हमने, जिसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, जिसमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। इनकी संख्या 8 या 9 मानी गई है। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्लुत स्वरों की संख्या 8 या 9 मानी गई है। कोई दीर्घ स्वर को प्लुत स्वर मानता है, कोई नहीं मानता। तो मानते हैं तो 8 हो जाती है, दीर्घ स्वर को नहीं मानते हैं तो 8 हो जाती है, और मानते हैं तो 9 हो जाती है। इस प्रकार विद्वानों का अलग अलग मत है। इसके बाद हमने नोट में देखा कि जो व्यंजन होता है इसमें आधी मात्रा का समय लगता है। अर्धमात्रिक स्वर, अर्धमात्रिक वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अन्य ध्वनियां पढ़ी, अन्य स्वर पढ़े। पहला पढ़ा संयुक्त स्वर, जो किन्हीं 2 भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं। ये अपने मूल रूप में मैत्री सूत्रों में प्रयोग में लिए जाते हैं, इसलिए मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, ए, आई, ओ और औ। इसके बाद सजातीय स्वर पढ़े, जिनकी संख्या भी 4 है। आ, जो कि अ का सजाती है। ई, जो कि छोटी ई का सजाती है। उ, जो कि छोटा उ का सजाते वर्ण है। री, जो कि छोटी री का सजाते वर्ण है। तो सजातीय स्वरों की संख्या 4 है। संध्यक्षर, जो संधि में प्रयोग में लिए जाते हैं, यह 2 समान या असमान स्वरों के मेल से बनते हैं, संध्यक्षर कहलाते हैं। इनकी संख्या 8 है। कौन कौन से हैं? आ, बड़ी, बड़ा ओ, बड़ी ई, जो कि दीर्घ संधि में काम आते हैं। ए और ओ ये गुण संधि में काम आते हैं। आई और औ इनका प्रयोग वृद्धि संधि में होता है। इस प्रकार हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है दोस्तों, अब आगे की जो क्लास है नेक्स्ट क्लास, उसमें हम इन ह्रस्व दीर्घ और क्लुस्टरों के जो अन्य भेद है उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी प्रत्येक ह्रस्व दीर्घ और क्लुस्टरों को तीन तीन भागों में बांटा गया है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त किसे कहते हैं, अनुदात्त किसे कहते हैं, स्वरित किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आगे की क्लास में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर पुनः उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों को दो दो भागों में बांटा जाता है, अनुनासिक स्वर और निरनुनासिक स्वर। इस प्रकार प्रत्येक स्वर के अलग अलग भेद होते हैं, तो उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का जो ये वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, और जो आपके दोस्त है जो कि संस्कृत से जुड़े हुए हैं, संस्कृत से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो शेयर करें ताकि वे भी हमारी क्लासों से जुड़ सकें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें ताकि जो आगे की क्लासें हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।